चलो जी, आज हम टॉपिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको संविधानवाद, जब संविधान तो पता ही है क्या होता है, संविधानवाद आपको बताना जरूरी है क्या होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और वहाँ से पूछा जा सकता है। अब थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाओ, वहाँ से दिखेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ऑडिबल फॉर द ऑनलाइन क्लासेस? ठीक है, तो पहले तो बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे कल आपको बताया था, शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते रहिए, पेन पेंसिल जो भी ठीक रखना है वो आप रखिए, उसी हिसाब से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले बात है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, या वो भी सब छोड़ो, इज्म क्या होता है किसी भी, या वाद क्या होता है? आइडियोलॉजी, फिलॉसफी हो सकता है, आइडियोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक आइडियोलॉजी होगी, जैसे आइडियोलॉजी कैन बी हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म, सिखिज्म हो सकता है, सोशलिज्म हो सकता है, मार्क्सिज्म हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, या नक्सलिज्म हो सकता है। एक सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी या एक किसी विचारधारा को प्रमोट करने का एक तरीका हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? सही है ये। जैसे मार्क्स एक तरीके की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, मार्क्सिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, एक उसी तरीके की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का है कि हम उसको करेंगे, इज्म हो गया, आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है। तो यहां पे है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो संविधान। तो संविधान तो पता ही है क्या होता है? क्या होता है बताओ जी, बताओ भी, संविधान क्या होता है? राइट और ड्यूटीज को बताता है, बताओ। और कुछ? हाँ जी बोलो। है वेरी गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ठीक है, फंडामेंटल गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, लिमिट्स, और कुछ? अरे बोल। हाँ ठीक है, और कुछ? चलो ठीक है। नॉर्मली रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, किसके लिए हैं? वो एक डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वी कैन से इट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या दिया हुआ है? रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किसके लिए है? वेरी गुड। और बोलते जाओ। हाँ, किस स्टेट के लिए भी तो है, ताकि स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा? स्ट्रक्चर का मतलब क्या, हम डेमोक्रेटिक हैं या कुछ फॉर एग्जांपल डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं? तो बताता है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कल प्रेम्बल भी हमने किया है, किस तरीके की हमारी सरकार एक फंक्शन की था, डेमोक्रेटिक। तो क्या है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बताया जाएगा, एक स्ट्रक्चर तय करने के लिए कि आपका सरकार कैसे होगी, और आपकी सरकार कैसे ही नहीं होगी, हाउ द गवर्नमेंट विल आल्सो बी फंक्शनिंग, और किस तरीके से आपका गवर्नेंस भी किया जाएगा, सरकार किस तरीके से चलेगी भी। इलेक्टेड तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्टेड तो नाजी सरकार भी थी, उसके बाद गड़बड़ करने लगे। Therefore, similar, it is not only that we need to have a constitution, another thing that is required is the government should also be functioning according to the constitution also. जब भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आपके लिए कोई रूल बनाया गया है, अगर उस रूल को तोड़ोगे तो क्या होगा? देयर विल बी अ पनिशमेंट। और अगर सरकार रूल को तोड़ रही है तो देयर हैज टू बी सम लिमिटेशंस दैट हैज टू बी पुट ऑन द गवर्नमेंट। जब लिमिटेशन की बात करते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या है? चेक्स एंड बैलेंसेस है कि नहीं है? चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर है, किसके बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर कुछ गलत काम करोगे तो जुडिशरी आपके लिए बैठी हुई है। तो कहने का एक आउटर व्यू जस्ट दिलाने का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो आपको क्या बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग कि आपकी सरकार का स्ट्रक्चर कैसे होगा और आपकी सरकार की गवर्नेंस किस तरीके से करी जाएगी। और अगर कुछ उल्टा सीधा करते हो तो वो आपको रोका जाएगा। उल्टा सीधा करते हो उस चीज को रोका जाएगा, मतलब सरकार के ऊपर लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, दे आर लिमिटेशंस व्हिच आर बीइंग पुट ऑन द गवर्नमेंट। उसी चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कोई प्रॉब्लम? कि आपके संविधान में कुछ ना कुछ दिया हुआ है,
सरकार को उस संविधान के मुताबिक काम करना है। अगर कुछ उल्टा सीधा काम करोगे तो आपके एक्शन को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाडा एक एक्ट पास किया गया था, बाद में पोटा एक एक्ट पास किया गया था अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने के लिए, लेकिन उसके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत एक्शन भी उसकी आड़ में सरकार ले रही थी, तो जुडिशरी ने क्या बोला, नहीं इसको कैंसिल करो जी। क्यों? दैट इज बियॉन्ड द लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब दैट वाज नॉट समथिंग दैट वाज अज्यूम्ड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था वो अज्यूम ही नहीं किया था कि हम ऐसे गलत काम भी कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे टाडा पोटा को हमने किया, एसी चाहिए आपको कि नहीं? बंद कर लो यार। यार बंद, मैं अभी ठीक हो रहा हूँ, ठीक हुआ नहीं हूँ। मौसम चेंज, बंद कर, वहीं तो कर ले बंद। हो गया धीरे धीरे। चलो वापस आते हैं। नहीं वो तो चलता रख लो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे क्या कि कुछ एक्ट गलत है, तो सरकार 1950s में भी सरकार बनी, 60s 70s 80s 19 और उसके बाद आज प्रेजेंट सरकार भी है। तो 1985 में एक्ट बना, या उसके बाद में बना, या 1960 में बना, या 2016 में बना, एक्ट तो कभी भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो क्या एक डॉक्यूमेंट है, क्या वो उसमें अमेंडमेंट्स करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती? Why amendments are being made? It is very good. Our constitution is what is called as organic in nature. अगर organic nature का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है हम उस टाइम के मुताबिक अपने संविधान में अमेंडमेंट्स करते जाएंगे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर। और जब ये ऑर्गेनिक है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक सेम हो सकता है कि ये भी ऑर्गेनिक ही होगा? इट विल ऑलवेज बी इवॉल्विंग। देयरफॉर पहला मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में पता होना चाहिए, इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो बताएगा कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट विल बी डिटरमिनिंग व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर। रूल्स एंड रेगुलेशन है, सरकार का ढांचा बताएंगे और ये भी बताएंगे सरकार को किस तरीके से काम करना है। पहला बात, अगर काम करना है देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेशन कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं भी करना है। There the society, the economy is always evolving. If the constitution is organic, ये change हो सकता है तो ये कभी भी नहीं constant नहीं रहेगा। Therefore it is always what is called as evolving in nature and character. कुछ प्रॉब्लम है? अब दो चीज की बात करते हैं। पहला, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, देखो ये टॉपिक आपको पूरी समझ से आएगा, इससे रट्टा मारना कुछ भी नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वी कॉल्ड इज ऑर्गेनिक इन नेचर, मींस आज कुछ है कल थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा चेंज किया जा सकता है? क्यों? किसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर? केशवानंदा ने बोला कि आप यू कैन ब्रिंग अमेंडमेंट्स, बट केशवानंदा बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम है? यू कैन ब्रिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर, बट इसका एसेंस है जो रूह है वो चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप रूह को चेंज नहीं कर सकते तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या क्या हमारा बेसिक फीचर ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो गया? ये भी तो लिमिट लगा रहा है ना कि आज डिक्टेटरशिप, अब डेमोक्रेसी है, फ्रॉम डेमोक्रेसी यू कैन नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां पे क्या है, जब भी ऐसे कुछ लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, आइदर द लिमिटेशंस आर ऑन द एग्जीक्यूटिव, जा लिमिटेशन जुडिशरी पे है, जा लेजिस्लेचर पे है, उस सब चीज को जो सिटीजन की राइट को प्रोटेक्ट करना है, अल्टीमेटली तो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। लिबर्टी को जब प्रोटेक्ट करना है तो हमारा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है? पार्ट 3, इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स स्टेट के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दे आर नेगेटिव कनोटेशंस कि आप लोगों की लिबर्टी को कटेल नहीं कर सकते। तो क्या हमारा फंडामेंटल राइट ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो गया? तो आपको पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि हम किस किस तरीके से स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशन लगा सकते हैं पावर की। जहां जहां पे आप लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करोगे, जहां जहां पे आप स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाने की कोशिश करोगे, तो उस चीज को आप कहलाओगे व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पहले बात तो डेफिनेशन समझ आई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉर ऑनलाइन ऑल्सो।
चलो इसी से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पहले पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है, क्योंकि आगे वाला आपको पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। From where did this concept of constitutionalism came? In the early medieval times, not only in India, medieval times में हिंदुस्तान में नहीं, world over also, ठीक है। The king was exercising absolute power. Political science students आप बताओ जी, पहले बार राजा की पावर के ऊपर restriction लगाने का काम कहाँ पे हुआ था? क्या हुआ था वहां पे? क्या बनाया गया था वहां पे? क्या बोलते हैं उसको? मैग्ना कार्टा। वेरी गुड। मैग्ना कार्टा वाज पास, कब पास हुआ था? 1215 के आसपास, जहां पे पहले बार बात करी जा रही थी दैट द रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी पुट ऑन द पावर्स ऑफ द किंग। तो मतलब कि यहां पे पहले बार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो गई है, और जहां जहां पे संविधान बनाया जाएगा वहां वहां पे हमेशा कोशिश करी जाएगी दैट देयर आर ऑलवेज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर बेसिकली बीइंग पुट ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुई? फ्रॉम द मैग्ना कार्टा, दैट वाज देयर। फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड वहां से धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। इट इज ऑलवेज एवोल्यूशनरी इन नेचर, और जैसे कि ये एवोल्यूशनरी है तो मतलब टाइम के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। जैसे आज की टाइम की बात करते हैं तो प्राइवेसी भी तो है, राइट टू प्राइवेसी। कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का? कल बताया था, पुट्टो स्वामी वाला केस था, याद रखा करो भाई। देखो मैं तो पढ़ सकता हूं और भूल सकता हूं मैंने कौन सा पेपर देना है? सेकेंडली मैं तो पढ़ के आता हूँ, आपको करवा दिया, उसके बाद मैं भूल भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को वो याद रहना चाहिए जो एक बार लिख लिया। तो वहां पे पुट्टो स्वामी वाला केस था। तो कहने का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट जो शुरू हुआ एंड इट स्टार्टेड इवॉल्विंग फ्रॉम देयर ऑन वाज बेसिकली फ्रॉम 1215, जहां पे पहले बार बोला गया दैट द पावर रिस्ट्रिक्शन हैज बेसिकली टू बी इम्पोज्ड ऑन द थिंग्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शब्द का अगर इनडायरेक्ट या मीनिंग लेने की बात करते हैं, इट मीन्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। दो वर्ड है, दोनों की बात सुनो। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सरकार तो चाहिए ही चाहिए, ये तो श्योर है ना कि लिमिट किसको करना? इट इज द गवर्नमेंट दैट हैज टू बी लिमिटेड। तो पहले बात की बात आती है, इट रिकॉग्नाइजेस दैट देयर इज द नीड ऑफ अ गवर्नमेंट। एक तो रिकॉग्नाइज करता है कि सरकार की तो जरूरत ही है, सरकार की जरूरत है प्लस लिमिटेशन की भी जरूरत है, लिमिटेशंस ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज इलेक्टेड सरकार तो हिटलर की भी थी जैसे आपको बताया, लेकिन उसने क्या किया? पूरे का पूरा मिसयूज करने की पावर के ऊपर कोशिश करेगी, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का कंसेप्ट इमर्ज होता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज लिमिटेशन दैट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर प्रिवेलिंग इन व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। अगर डेमोक्रेसी है, हमारी पावर के ऊपर लिमिटेशन है, तो सरकार की पावर के ऊपर भी तो लिमिटेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि देयर इज सिंगल पर्सन हु इज कमिंग अप एंड अज्यूमिंग द पावर ऑफ अ डिक्टेटरशिप, एंड इलेक्टेड डिक्टेटर होने से बचना है। क्यों? बिकॉज वी आर बेसिकली फंक्शनल डेमोक्रेटिक सेटअप दैट इज देयर। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, that is important and that is basically being recognized as a primacy in India. अगर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट तो क्या लिबर्टी इंपॉर्टेंट है? अगर लिबर्टी इंपॉर्टेंट है तो वी नीड टू प्रोटेक्ट ऑल्सो। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट हैज बीन देयर, और ये हमेशा इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी? This concept of constitutionalism is important from two aspects. इसमें से second aspect is important from our examination point of view. पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जब दुनिया में बात करते हैं तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 प्रिंसिपल्स या 8 एलिमेंट्स दैट आर गिवन कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सेकंड थिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू,
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आप दोनों बताओ जी कहां कहां पे सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी पता करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर द 8 प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन गिवन, जो बेसिक एलिमेंट्स बनते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। इतना क्लियर है सबको? ना व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर देयर। फिर इसी एलिमेंट्स को देखेंगे कि हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कुछ प्रोविजन है कि नहीं है। पहला, पॉपुलर सॉवरेनिटी। Second, supremacy of the constitution and rule of law. Second principle that has been there. तीसरा, political democracy. Another principle. Fourth, representative limited government. Four. Five is separation of power. Six is civilian control over military force. That has been there. 3, 4, 6. Seventh is police, civilian control over military force. Seventh is police governed by law. And judicial control. पुलिस के ऊपर लॉ और जुडिशरी का कंट्रोल होना चाहिए। Seventh and eighth is independent judiciary. Third लिखा है पहला, political democracy. Everything is given in the notes, बस आपको इसको समझना, नोट्स में भी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो। These are what are called as the elements of constitutionalism. कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो कुछ तो उसका बेस, कुछ आधार होना चाहिए। पहला है पॉपुलर सॉवरेनिटी, देन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री, पुलिस इज गवर्न्ड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप बताओ जी हिंदुस्तान में इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है वो बताओ। सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री नहीं आप बोल रहे हैं, तो किसका कंट्रोल है जी बताओ? सरकार किसकी है? सिविलियन कंट्रोल मिलिट्री का मतलब थोड़ा कि हम वहां पे चलो भाई ऐसे करो ऐसे करो, मींस अवर रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी देयर, तो सिविलियन तो है हमारा कंट्रोल, इट इज। हाँ वैसे भी तो लॉ भी तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब क्या होगा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वुड बी देयर, यही हो गया। तो सिविलियन कंट्रोल भी तो है, अभी सिविलियन गवर्नमेंट दैट इज देयर, तो पूरे का पूरा है। तो मतलब जो इसके 8 फीचर्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो। कोई बड़ा, तो पहले बात तो हमें ये आपको एलिमेंट्स वहां पे यूपीएससी वाइड से भी वाइड चांस चलो पूछ सकता है, रेयर चांस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द एलिमेंट्स। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है, इस एलिमेंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पे दिया हुआ है, फर्स्टली, एंड सेकेंडली क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कुछ बोलता है, उस प्रिंसिपल्स के बारे में बोलता है। ये दो चीज आपको कंपैरेटिवली पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या क्या कहता है। The first thing that is there is a state by the government. By the constitution, a state by the constitution, not government. देखो ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं, ये एक लीगल डिबेट हुई थी, उस डिबेट के आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो
दैट वाज अ वेरी होलिस्टिक डिबेट, वो डिबेट भी लीगल डिबेट थी, तो मतलब लॉयर्स को तो सब कुछ पता ही होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें मिसिंग थे, वो अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग जगह पे आए हुए थे, तो उसको भी एज्यूम करके हमने एक पूरे का पूरा आंसर करने की कोशिश करी है। पहला क्या, अ स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन देयर। पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो वो कंपैरेटिवली कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनेगा, आधार बनेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन विल आल्सो बी पुटिंग अ वेरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट कि आपको ये करना है और आपको गवर्नमेंट ये नहीं करना है। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन, व्हाट आर द एरियाज दैट आर गाइडिंग द स्टेट? स्टेट इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या कहता है ये? These are the action which the state should be taking for the welfare of the people। तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा गाइड करता है कि नहीं करता? ये क्यों गाइड करता है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन एक स्टेट को गाइड तो करता है। ये गाइड क्यों करता है? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, what is the, for example, form of government that will be there। तो करेक्टर ऑफ द स्टेट कौन सा है? कि डेमोक्रेटिक करेक्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट कैसा है? स्ट्रक्चर ऐसा है कि चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, दे विल बी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देयरफॉर द गवर्नमेंट इज देयर व्हिच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर। क्या डीपीएसपी वेलफेयर की बात करता है कि नहीं करता? इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस। नॉट ओनली दिस, बट इट ऑल्सो सेज दैट यू आर, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द पावर plus the restriction also that are being put on the that। therefore अगर फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव कनोटेशन है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपको एक पॉजिटिव कनोटेशन क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि आप ये करना है और ये फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली आपको नहीं करना है। ये दोनों के दोनों पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे, क्या दिया? एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक है, एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो वेलफेयरिस्टिक स्टेट की बात कर रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और स्टेट को काम क्या करना है? इट इज वर्किंग टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का ज्यादा डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है? तो ये एक, आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना है, आपको उसके एंटी डेवलपमेंट काम नहीं करना है। पहला। सेकंड थिंग, आर्टिकल 21 एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता, दूसरा वो भी करेंगे, आज ही करेंगे, कोई बात, टाइम है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके बाद वो नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, ड्यू प्रोसीजर। और पहले बात तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है? अरे बोलो, ब्रिटेन से। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि लॉ ऐसे बनाना चाहिए कि उसका प्रोसीजर सही होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अ डिसीजन वाज आल्सो बीइंग टेकन कि सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोसीजर सही बना के आप लॉ गलत बना दो। अब प्रोसीजर तो सही फॉलो कर रहे हो लेकिन लॉ आपने गलत बना लिया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि डिस्पाइट द फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? डिस्पाइट द फैक्ट हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते हैं, बट इन स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, (1998) इसने क्या बोला कि हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को इंक्लूड करना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शुड आल्सो इंक्लूड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बना दिया, द लॉज दैट आर बीइंग मेड, उसका सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं सही होना चाहिए, बट आल्सो इंपॉर्टेंट कि लॉ आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, लॉ मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, गलत नियत से नहीं बनना चाहिए। दैट वाज बेसिकली बीइंग सेड बाय दिस। देयरफॉर द कोर्ट, आपको सिंपल नहीं लिखना कि आर्टिकल 21 ये बोलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता नहीं। आप बोलोगे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? अरे बोलो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जब
कहीं ना कहीं पे इसको प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, यही बोलता है इफ देयर इज अ लॉ कैन बी देयर विच डिप्राइव्स यू ऑफ योर लाइफ। आपको लॉ तो बना दिया, वो लॉ आपकी जिंदगी ले रहा है, तो अच्छा लगेगा कि बुरा? अरे बुरा लगेगा। इट इज देयर, लगना भी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई यूपीएससी से तृप्त नहीं हुआ तो, ठीक है। लाइफ, और अगर लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर सही प्रोसीजर से एक लॉ बना दिया गया है और बोल दे कि आपकी जिंदगी हमें दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Therefore, it is the principle of natural justice that has also to be there. The Supreme Court, therefore, in Swaran Singh case, made it clear that despite the fact that we are making a law can be there which deprive you of your life and property and liberty, but law should not be arbitrary and malified. And therefore, Supreme Court ने क्या बोला कि यहाँ पे हमारा procedure established by law should also include due process of law, भी आपको इंक्लूड होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ सही तरीके से बना दिया गया बट सही लगना भी चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड ऑल्सो बी देयर, कि सही तरीके से लॉ हो और सही लोगों के लिए वो सही लॉ हो। तो कहाँ पे है, स्वरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्लियरली बोला गया है कि आर्टिकल 21 के अंडर आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को भी इस तरीके से इंटरप्रेट करना है ताकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही पार्ट बन जाए। दोनों पॉइंट क्लियर है फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, भाई ये ध्यान रखना, इस टॉपिक्स को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको डू नॉट मिस इवन अ सिंगल क्लास, एक भी क्लास को मिस मत करो। ऑफलाइन वाले को ये मत लेके चलना कि मैं ऑनलाइन में अटेंड कर लूँगा या मैं अटेंड कर लूँगी, कोई यहाँ का माहौल यहाँ का ही होता है, ऑनलाइन का माहौल ऑनलाइन का ही होता है। अभी ऑनलाइन वाले गुस्से मत हो जाना, ठीक है। 1998, ठीक है। तो लेकिन क्लासरूम का माहौल क्लासरूम का ही। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी अटेंडिंग ऑल द क्लासेस, और इस टॉपिक को घर पे जाके याद या समझ भी लो। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, देखो रेयर टॉपिक होगा जैसे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। एक आर्टिकल आया था, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों में आया था, केशवानंदा भारती केस में 40 साल के आस, जो भी इतना टाइम के आसपास हो गया या होने वाला है, तो उसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल्स आए थे। वो हम कल वाली क्लास में टॉप बेसिक स्ट्रक्चर भी करेंगे। आपने पॉलिटी वाली क्लासेस में किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से इवॉल्व हुआ वो हम पूरा करेंगे। तो ये क्लासेस पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ आ गया, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वर्ड ही समझ आ गया, और अगर आपका दिमाग चलता है तो आप कुछ भी कंपेटिटिव लिख सकते हो। लेकिन अगर समझ ही नहीं आया तो प्रॉब्लम है। देयरफॉर मेरा फोकस, जब मोहित सर भी क्लासेस लेंगे, फोकस रहेगा कि आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो वो एक अलग चीज हो जाती है, मेंस इज टोटली अ डिफरेंट एस्पेक्ट। मेजॉरिटी क्या, हमें तो पता है जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे सब लोग ऊपर ऊपर से सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, इतना कॉम्प्रहेंसिवली कोई नहीं करवाएगा। आप चाहे अपने आस पड़ोस वालों के नोट्स भी देख लेना, ठीक है। या कल टॉपिक करवाया है, आज होगा, आने वाले दिनों में होगा, इसके आसपास भी नहीं करवाया, लेकिन नाक मत कटवा देना, ठीक है। अगर क्लास इन्हीं में से पेपर आएगा, सिंपल सी बात है। टॉपिक्स कहाँ से ढूंढोगे, सिलेबस में से आएगा। अगर हम एलेबोरेटली करके चले जाएंगे अच्छे तरीके से, और आप उसका अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर लोगे, तो कुछ तो लिख के रहोगे। कितने भी बड़े निकम्मे हो, कुछ तो 100 200 300 200 वर्ड तो लिखोगे। 200 वर्ड लिख दिया तो आपके नंबर आ जाएंगे। तो वहाँ पे पेपर भी फिल करना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको टाइमली कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको डू नॉट डिलेट की कोई बात नहीं, मेंस का पार्ट है, बाद में कर लूँगा, मेरा तो प्री ये हो रहा वो नहीं हो रहा। हमें भी पता है कब आपको मेंस से प्री में शिफ्ट करना है, प्री में मेंस में शिफ्ट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो नो इट, ठीक है। ट्रस्ट अस, जिस तरीके से जैसे जैसे करवा रहे हैं उसी तरीके को फॉलो करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करवा रहा हूँ आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो, मैं बेसिक स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ आप प्रियम्बल पढ़ रहे हो, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो सेम डे। इसको करने में कितना टाइम लगता है आपको घर पे जाके? 10-15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं। कल प्रियम्बल वाला कितने 2-3 पेज ही होंगे, इसको पढ़ लो, 15 मिनट में याद कर लो, 15-20 मिनट में आंसर लिख लो, आधे घंटे में आप टोटली फ्री हो जाओगे। इससे ज़्यादा टाइम मत लो, ठीक है। अगर आंसर राइटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको कटेल करो, कट शॉर्ट करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको समझाने में टाइम लगता है, वैसे पढ़ने में टाइम, क्योंकि आपको जब सब कुछ बता ही दिया, पढ़ा ही दिया, तो उसको ज़्यादा टाइम आपको समझना का तो है नहीं, सिर्फ पॉइंटर फॉर्मेट को याद रखना, यार ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है।
इट इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट डिले इट। इसको अच्छे तरीके से जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे वैसे उसको साथ ही साथ में करते रहो, उसको डिले मत करो। चलो जी, डिफरेंस इज नॉट क्लियर बिटवीन देम। किसमें पिंकी डिफरेंस नहीं क्लियर हुआ? जो वर्ड आपको नहीं समझ आया वो बताइए ना। देखो राहुल, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो फिर बोल रहे हो भाई टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ एक्सेट्रा, ये तो गलत बात है। आपको नोट्स मिल रहे हैं जसलीन कौर, कल वाले मिल गए, आज वाले भी मिल गए हैं। आंसर राइटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता, थोड़ा कम कर लो। आंसर एक हफ्ते में चेक होगा। देखो यार, ये बातें मत किया करो ना, जो सब कल बता चुकी हैं फिर दोबारा से वही चीज़ पूछ रहे हो तो डज नॉट लुक गुड। ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है कि आपने पार्लियामेंट में प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से लॉ बनेगा। आप लॉ सहित प्रोसीजर से बना लो, तरीके से बना लो तो लॉ उसको सही मान लिया जाता है। ड्यू प्रोसेस का लॉ का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि उसमें दोनों इंक्लूड होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ भी इंक्लूड है, मतलब आप जिस प्रोसीजर से लॉ बना रहे हो वो भी सही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, और लॉ भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ आप सही तरीके से बना लो लेकिन लॉ गलत हो, तो दोनों चीज को नोट ध्यान में रखना चाहिए। चलो यार, नोट्स आपको डेली मिल रहे हैं। देखो अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ लो यार, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो वापस आते, इसलिए ऑफलाइन आ जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। हैं? अरे हम तो पढ़ाने की प्रमोशन करते हैं, वो तो फन एकेडमी की प्रमोशन करते रहते हैं। चलो, थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स। पहले 2 पॉइंट करें, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं आप कहते हो इट इज नेगेटिव कनोटेशंस, या नेगेटिव है, मतलब स्टेट ये नहीं कर सकती, आपके अधिकारों को नहीं खत्म कर सकती। जो फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब इट कैन नॉट बी बेसिक एसेंस, उसका खत्म नहीं किया जा सकता। नॉर्मली यू कैन नॉट से कि फंडामेंटल राइट्स आपको बोल दिया गया कि ऐसे हो जाएगा और लिखे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। IR सोहेलो केस, COELHO वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का केस है एंड अदर्स, स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, 2007 का केस है। इसने क्या बोला है? कहते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल की बात करते हैं, द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसने क्लियर क्या लिखा? गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑल्सो इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स। सरकार डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को खत्म नहीं कर सकती। कहता डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में क्या क्या आता है? कहता फंडामेंटल राइट भी आता है वहां पे। नॉट ओनली दिस, इसने और भी क्लियर किया, कहता आप जो बेसिक लॉज है उनको भी खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 14 क्या बोलता है? यू कैन नॉट एंड, ऐसा नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर सर्टन प्रोविजन जहां पे आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसेंस नहीं खत्म कर सकते। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अदर थिंग्स। ऐसा नहीं कि आपके एक्सप्रेशन या फ्रीडम के ऊपर लिमिटेशन एक्सेट्रा। इसने क्या बोला है कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। क्या ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं है? ये किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का। देयरफॉर इट सेज दैट फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, जहां पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप ये कंपैरेटिवली नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर हो। थर्ड, इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विकी नोट्स अपलोड हो गए हैं? नोट्स आर अपलोडेड। अगर कुछ नहीं मिल रहा है आप समझने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और क्लास के बाद फिर वो गुरप्रीत सर से बात कर लीजिए, ठीक है? अभी थोड़ा
प्लेन पे मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो प्लेन पे। द फोर्थ इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। We are having a constitution, it is written constitution that has been there. A case was there in the Supreme Court, National Capital Territory of Delhi versus Union of India, 2018 केस। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 2018 का केस है इसके साथ। The court made it very clear that the government should have a strict conformity. स्ट्रिक्टली आपको लॉज मानने ही पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट कॉन्फर्मिटी किसके लिए? टू द बेसिक टीनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो बेस है, आधार है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको खत्म नहीं कर सकते, वो आपको मानना ही पड़ेगा। बेस आधार का क्या मतलब हुआ? आपकी पावर से डिवाइड है, किसमें? कुछ आपका सेंट्रल लिस्ट है, कुछ स्टेट लिस्ट है, या यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर यूनियन टेरिटरीज के पास है। Therefore it says that basic tenets of the constitution को आप इफेक्ट नहीं कर सकते, despite the fact it is a union territory that is there in Delhi। यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली का, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी पावर को इन्फ्रिंज करोगे। दैट वाज अ क्लियर कट डिसीजन दैट वाज टेकन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियरली बोला, स्टेट कैन नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकती। एंड मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और भी क्या बोला? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला पॉइंट। सेकंड थिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? पावर्स हैज टू बी डिवाइडेड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ना, डिवाइड करो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड इट आल्सो सेज दैट चेक्स एंड बैलेंसेस। तो क्या ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरे का पूरा है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पे आपको केस, कोर्ट केसेस के बारे में अलग अलग जरूरत पड़ेगी। नॉट ऑल दिस, इसी केस ने सेपरेशन ऑफ पावर, सेम केस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दो 2018 की बात है। इट सेज दैट व्हाट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आधार क्या है? कि देयर हैज टू बी अ लिमिटेड गवर्नमेंट दैट हैज टू बी देयर। If the government has to be limited, तो it says that there has to be a distribution of power। अगर सरकार के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगानी है, पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। पावर को डिस्ट्रीब्यूशन का करने का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ द पावर दैट हैज टू बी देयर। एंड सेपरेशन ऑफ पावर कैसे होगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। कौन? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर रखेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर जुडिशरी रखेगा, और जुडिशरी के ऊपर भी चेक रखने के लिए हमारा लेजिस्लेचर भी है। देयरफॉर पावर हैज टू बी देयर। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पावर हैज टू बी देयर। अगर एक दूसरे की पावर में वहां पे जाने की, एरिया में, डोमेन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डोमेन से जाने में रोका जाए वहां पे। तो क्या सेपरेशन ऑफ पावर, किसने बोला? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में एक डिसीजन लिया गया कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एसेंस है, आधार है, बेस है। और उसके बारे में क्या है कि अलग अलग पावर डिवाइड करें, उसको हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सिक्स्थ, प्रीएम्बल। जस्टिस सुब्बाराव says that preamble is the soul of the constitution। क्या बोलते हैं? preamble क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। अगर preamble क्या बोलता है? कल हमने पॉइंट किया है, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने करे थे, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा। तो क्या है? ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। यू कैन नॉट एंड दिस सोल। अगर सोल खत्म कर दोगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाएगा, तो सोल नहीं खत्म कर सकते। तो आपको जस्टिस, जस्टिस कौन सा जस्टिस होगा? ठीक है। तो क्या आप सोशल जस्टिस को एंड कर सकते हो? नहीं। क्या आप इक्वलिटी को एंड कर सकते हो? नहीं। क्या आप सोशलिज्म को एंड कर सकते हो? नहीं। क्या आप सॉवरेनिटी को खत्म कर सकते हो? नहीं। तो देयरफॉर प्रीएम्बल ही ऐसा है कि प्रीएम्बल क्या बोलता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते हो?
नहीं, जब खत्म नहीं कर सकते तो क्या है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना के नहीं बना? Therefore preamble also forms a part of the constitution that has been there. तो कौन बोलता है? जस्टिस सुब्बाराव ने ये स्टेटमेंट दी है. Not only this, it also says that अगर फिर भी कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो जुडिशियल रिव्यू. Now there are only small points that are there. जुडिशियल रिव्यू इसका कंपेरेटिवली पार्ट करता है. रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस. आपको समझ आ गया ना कैसे करना है ये टॉपिक? चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया इसका. रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बेसिकली बिकमिंग अ पार्ट. इंडिविजुअल राइट्स, फॉर्मिंग अ पार्ट. सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप इसमें से 14 पॉइंट मैंने बता दिए, इसमें से जो पहले 6 भी लिख के आ जाओगे तो भी आपको पूरे नंबर वो दे देगा. आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको सब केस याद नहीं रहेंगे, और प्रैक्टिकलिटी है सब केस याद रहना भी मुश्किल है. अगर एक भी लिख दिया, पहले बात तो एक भी लिख दिया तो भी आपका काम हो जाएगा. उसको पता लग जाएगा आपको जो लिख रहे हो उसका बेस है, कुछ आधार है. दैट विल बी सफिशिएंट. अगर 2 याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया. अगर जैसे स्वर्ण सिंह सोहेलो हो गया, जन एनसीटी दिल्ली हो गया, कुछ भी, अगर 3-4 में से 2 याद रह गए तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है. एक केस भी याद रह गया तो भी बहुत बढ़िया. कोशिश करो कि एक केस तो कम से ऊपर याद रहो, बिकॉज आपकी स्टेटमेंट लेमैन नहीं होनी चाहिए. बोल दो कि ये इस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फीचर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अप्लाइड है ऑटोमेटिकली. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं ना. हाँ, जो एक्सप्लेन किए. सिविल, हम बताता हूँ. इंडिविजुअल राइट्स, सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री, पॉपुलर सॉवरेनिटी मीन इलेक्टेड गवर्नमेंट, पुलिस अकाउंटेबिलिटी. तो पहला ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाता है ताकि सरकार लिमिटेड गवर्नमेंट रह सके, ताकि लोगों की लिबर्टी को, फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके. इससे लिमिटेड गवर्नमेंट को रखने के लिए जो फीचर बोला जाता है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. पहला टॉपिक क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन ऑल्सो.